हेलो दोस्तों, आप सभी को सीटेट सुपर क्लासेज में स्वागत है। मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों चलिए, हमारे सेशन में जितने भी नए साथी जुड़ गए हैं सभी को स्वागत है। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने नए चैनल पर जुड़े हैं सभी आदमी चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले और हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मैथ पैडागोजी। क्या है? मैथ पैडागोजी लेकर आपके बीच आए हम, जो 21 दिसंबर 2021 को पूछा गया था ऑनलाइन पेपर में। वही पेपर से डिस्कस अभी कर रहे हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ पैडागोजी, तो आज का 15 क्वेश्चन होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग जो हैं वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आप दोस्तों देखिए क्या है कि आज का क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं, वह क्वेश्चन कहता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि दिखाई पड़े। चलिए, कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे। क्या कहें? कार में 4 बच्चे थे। फिर एक बच्चा बाहर निकला। अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए। पहला कहता है कि बच्चों संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित कर लेंगे। दूसरा कहता है कि बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ की समझ विकसित करेंगे। तीसरा कहता है कि बच्चों में न्यून के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। चौथा कहता है कि बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण को व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 46 का। बताइए दोस्तों, 46 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है तीसरा सही। हमारा क्या हो जाएगा? बच्चों में न्यून के रूप में हम घटाव की समझ विकसित कर रहे हैं, क्योंकि वो कार में कितने बच्चे थे? 4। तो 4 में से क्या हुआ? एक बच्चा तो बाहर निकला, बचा कितना? 3। तो हम क्या चीज़ का विकसित कर रहे हैं? तो घटाव की हम क्या कर रहे हैं? बच्चे में समझ को विकसित कर रहे हैं। वो क्या? न्यूनतम यानी छोटे स्तर का घटाव का हम बच्चे में विकास कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा सही होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है 47 नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। देखिए, यहीं से आपको एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन, इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और आपको सीटेट में सक्सेस करने का हमारा फुल गारंटी है। 100% आप सक्सेस होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे देखिए क्या है दोस्तों, 47 नंबर का। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल क्या है? पहला कहता है गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना। दूसरा कहता है गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तीसरा कहता है छात्रों का श्रेणीक्रम में वर्गीकरण करना। चौथा कहता है कार्य विधिक ज्ञान को जांचना। तो बताइए इस प्रकार से जो होगा हमारा 47 का कौन आंसर सही होगा, बताने का प्रयास करेंगे। 47 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो देखिए हम क्या करते हैं, सामान्य त्रुटि को पहचान तो नहीं करते हैं, हम श्रेणी नहीं करते हैं, यहाँ क्या करता है कार्य विधि ज्ञान को जांच नहीं करते हैं। ये सब क्या है? हमारा निगेटिव पॉइंट है। आपको निगेटिव और पॉजिटिव पढ़ा चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। उससे सारे के सारे बाल विकास हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसी से आपको मिलेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 47 का जो आंसर होगा वह दूसरा सही होता है कि गणित अधिगम में कमियां को हम क्या करेंगे? पहचानेंगे और शिक्षा शास्त्र में उसको उस आधार पर सुधार करेंगे। इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा दूसरा होता है। आगे बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे क्या है। देखिए, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? क्या चीज़ का?
निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। बताइए कि निगमनात्मक होता है निगमन विधि। क्या कहते हैं दोस्तों? निगमन। निगमन का क्या उदाहरण नहीं है? पहला कहता है यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। दूसरा कहता है यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। तीसरा कहता है इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा कहता है इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और इसका सामान्यीकरण करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा जो निगमन विधि का लक्षण नहीं है इसमें से? आगे जो हम इसमें देखेंगे दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। कितना है? 48। तो 48 जो है इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह डी हो जाता है सही। क्यों? इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। यह जो है निगमन विधि का क्या है? रूल या नियम नहीं है। इस प्रकार से जो होगा राइट आंसर 48 का वो चौथा सही होता है। आगे बढ़ेंगे, चलिए। बहुत छोटा हो जाता है। चलिए दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तब ऑप्शन पर चलेंगे, ये तो दिक्कत होगा आप लोगों को क्वेश्चन को देखने में। चलिए 3 ऑप्शन रखते हैं हम सामने में तब तक। चलिए क्या कहता है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति है और अवधारणाएं तर्क संगत संरचित और संबंधित हैं। निम्न कथनों में से कौन सा से इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त है यानी कि सही है? तो क्या होगा? पहला कहता है योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है या गुणन आता है। बी कहता है योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तीसरा कहते हैं गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। चौथा कहता है कि संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प चुन करें। पहला क्या है? ए और बी और सी सही है। दूसरा कहते हैं कि ए और डी सही है। तीसरा कहता है ए बी और डी सही है। चौथा कहता है सी और डी सही है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर कौन हमारा सही हो जाता है 49 का? तो 49 का जो होगा दोस्तों वह हमारा हो जाता है दूसरा सही। क्या हो जाता है? दूसरा सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरा में जो है ए नंबर में क्या कह रहा है सो देखिए। ए में कहता है कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद हम क्या करते हैं? गुना। पहले जोड़ सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखते हैं? गुना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चे में हम जोड़ सिखाते हैं तब तो वो गुना सीखता है। इस प्रकार से एक सही हुआ पहला। दूसरा कहता है योग और गुणन पृथक अवधारणाएं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। हम पृथक यानी अलग अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक दूसरे को जुड़ाव है। तीसरा कहता है कि गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। ये पॉइंट जब ये केवल लगा तो पॉइंट क्या है? ये गलत है। ठीक है दोस्तों। और डी कहता है संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। ये पॉइंट क्या है? राइट आंसर है इसका डी भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए और डी सही है इसमें, तो हो जाता है हमारा राइट आंसर दूसरा सही होगा इसमें। आगे बढ़ेंगे हम अब। चलिए आगे क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आगे। आगे जो होगा नंबर तो झप जाता है, देख ले। आगे है 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसका क्या होगा राइट आंसर बताइए दोस्तों। उच्च गणित की कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है। पहला कहता है कि छात्रों की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर होते हैं। दूसरा कहता है गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता है। तीसरा कहता है सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं।
तो बताइए इस तीनों में से जो राइट आंसर इसमें से कौन सा चयन करेंगे जो इसमें हमारा मैचिंग करेगा। तो बताइए दोस्तों 50 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों की तुलना में छात्र गणित में बेहतर होते हैं, ये तुलना करना हमारा क्या निगेटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ देखिए कठिन विषय है, कमजोर विषय है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, बी भी हमारा क्या है गलत है। इस प्रकार से हमारा कौन सा बचा, सी बचा। तो सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षा जेंडर पक्षपात पर आधारित होता है, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाता है पर सही हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ही सही होगा, जिसका जो तीसरा ऑप्शन में है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम 51 नंबर पर चलेंगे। आप क्या कहता देखिए, 51 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाइयाँ की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक क्या है, नहीं है। फिर देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, नहीं है। तो हम नहीं वाले विषय पर ध्यान देंगे। पहला कहता है कक्षा का अवलोकन, दूसरा कहता है बी में मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, तीसरा कहता है सी में छात्रों का लिखित कार्य, चौथा कहता है कि संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, डीई कहता है योग्यता परीक्षा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा इसका क्या होगा जो नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन कहता है इसमें नहीं है। तो बताइए 51 का जो राइट आंसर हमारा कौन सा सही होता है। तो देखिए हम ऑप्शन को छांटने का प्रयास करेंगे। कक्षा का अवलोकन जो है ये सही है, पॉजिटिव पॉइंट है। मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना ये भी सही पॉइंट है। छात्रों का लिखित कार्य है ये भी सही पॉइंट है। संचयी एवं उपाख्यात्मक रिकॉर्ड जो है ये भी रखना जरूरी है क्योंकि इसको पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। और ये जो कहता है कि योग्यता आधारित हम परीक्षा लेंगे बच्चे से, ये क्या है हमारा निगेटिव पॉइंट है, जो कि यहाँ हमको क्वेश्चन भी कर रहा है कि निगेटिव कौन होगा, तो ई होगा। तो देख बताइए दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ई कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ई जो है चौथा ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाता है 4 होगा राइट आंसर, केवल ई नहीं। योग्यता परीक्षा हम नहीं लेंगे बच्चे से कि तुम बच्चे क्या करो इतना नंबर ला के दिखाओ, नहीं तो तुम योग्य नहीं माने जाओगे, ये क्या है निगेटिव पॉइंट है, बच्चे को लेबल करना हुआ। इस प्रकार से चौथा आंसर सही होता है। हम आगे बढ़ेंगे अब 52 नंबर पर चलेंगे। क्या कह रहा है देखिए, छप जाता है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं देखिए क्या है। 34 गुने 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती हैं। क्या करती हैं, तो 30 गुने 4 कोष्ठ बंद हैं और गुने 6 बराबर कोष्ठ छोटी कोष्ठ में 30 गुने 6 प्लस छोटी कोष्ठ 4 गुने 6 बराबर क्या लिखता है 180 जोड़ 24 बराबर 204 होता है। तो इसका गुणनफल जो होगा ये तो सही है, इस दोनों को गुना करते हैं तो 204 पूर जाता है। तो उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही है, यानी कौन से एक विचार पर ये पॉइंट बनता है। तो आगे हम देखेंगे ऑप्शन में। पहला कहता है कि विद्यार्थी के गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में क्या है सक्षम है, पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट जो कहता है वो क्या कह रहा है, 52 नंबर का क्वेश्चन है। तो दूसरा पॉइंट जो कह रहा है यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित जो करना होता है दोस्तों क्या होता है निगेटिव पॉइंट है हमारा, तो ये तो गलत हो जाता है। विद्यार्थियों को गुणन का अवधारणा का ज्ञान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं रहता तो गुणा कैसे करता, वो गलत पॉइंट है। यह गुणन की समस्या को हल करने की एक तत्कालिक अनुमान और प्रयास हित और ट्रायल प्रणाली है, ऐसा तो है नहीं
कि तुरंत गुना कर रहे हैं तुरंत वो बिसर जाएगा या भूल सकता है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो इस प्रकार से जो 52 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होता है, पहला सही होगा कि विद्यार्थियों को गुना का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। इस प्रकार से राइट आंसर जो होगा 52 का वह हो जाता है पहला सही। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है देखिए, फिर क्वेश्चन छप गया। निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हैं? तो पहला कहता है सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव का प्राप्त करना। दूसरा कहता है संख्याकीकरण, अंक गणितीकरण यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। तीसरा कहता है शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना। चौथा कहता है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। तो बताइए इस चार ऑप्शन में से जो कोड दिए हैं कौन सा सही होता है? तो पहला में कहता है ए और डी सही है, दूसरा में कहता है ए बी सही है, तीसरा में कहता है ए बी सी सही है, चौथा में कहता है सी और डी सही है। तो बताइए इसे क्या कहते हैं, 53 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा सही होता है? तो देखिए दोस्तों हम इसमें छांटेंगे पहले नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट से। तो पहला कहता है कि समितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय का भाव प्राप्त करना, ये पॉइंट क्या है? तो हमारा यहाँ पर हो जाता है सही है। दूसरा कहता है सांख्यिकी अंक गणितीकरण यानी अंकों को अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, ये भी पॉइंट सही है, हम जोड़ के बच्चों को पढ़ाएंगे। तीसरा कहता है शिक्षार्थियों से प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना, ये निगेटिव पॉइंट है कि हम मात्र प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा दे देंगे। डी तो बिल्कुल ही गलत है, आपसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहाँ केवल लग गया वो गलत है, ये पॉइंट क्या है? गलत है। तो सी डी तो गलत है, तो हमारा बचा क्या? ए बी। तो ए बी किस ऑप्शन में है? ए बी जो है हमारा दूसरा में सही है, ए और बी, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। चौवन नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। सुक्ति गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ क्या है? पहला कहता है बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावक का है। दूसरा कहता है घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तीसरा कहता है गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा कहता है कि अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशल में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। तो बताइए 54 का जो होगा वो राइट आंसर कौन सा सही होता है दोस्तों, बताएंगे। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? कि घर और वातावरण में जो हमको इन्वायरमेंट मिलता है उसमें प्रचुर संसाधन को उपलब्ध करते हैं जिनका उपयोग करके गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर होगा वह दूसरा सही होगा। चलिए आगे हम 55 नंबर पर आ गए। क्या है 55 नंबर? देखिए जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। क्या करते हैं? यदि आप मुझको बताओगे कि मैं कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूँगा। इस प्रकार की उत्तर का क्या कारण हो सकता है? बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं,
और छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा कहता है शाब्दिक प्रश्नों की प्रति छात्रों को दुर्भरतियाँ होती हैं, दुर्भ्रांति होती है, ये मान लीजिए। तीसरा कहता है बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है। चौथा कहता है बच्चे आलसी हैं और प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से बताइए दोस्तों 55 नंबर का राइट आंसर जो हमारा क्या होगा बताने का प्रयास करें। इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है तीसरा। क्या हो जाता है? तीसरा। बच्चे में परिज्ञान कौशल की क्या है? कमी है, जिस कारण से यह इस तरह की बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया, जिन्हें या उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कौन सा क्रम है? छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। दूसरा कहता है कि छात्र अपने आसपास की दिक् समझ वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। तीसरा कहता है कि छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र यानी काट आउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि इसके एक समान की सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। डी कहता है छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हो। ई कहता है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इसमें से राइट आंसर कौन हो जाता है सही? कि नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों वह 56 नंबर का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सही हो जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाता है क्रम में पता लगाने के लिए। क्या कह रहा है? क्रम में। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वह हो जाता है सी, सबसे पहले नंबर पे आएगा। क्या होगा? सी। छात्रों के भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र यानी कि हम चित्र पहले दिखाएंगे बच्चे को, वो पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरा पे आ जाएगा आपको बी। क्या आ जाएगा? छात्र अपने आसपास की दिक् आयाम वस्तुओं को क्या करेंगे? चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। पहले उसको किसी ठोस पदार्थ से हम हूबहू कराएंगे, उसके बाद आता है चित्र से कराते हैं। आगे हो जाएगा ए। अब उसके बाद आता है ए। क्या आ जाता है? ए होगा आपको 3 नंबर पर। छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करेंगे। चौथा कहता है, अब आता है डी। लास्ट में चौथा पर क्या आता है? डी। छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा सीरियल बनेगा वह क्या बनेगा? सी, बी, ए और डी बनेगा। क्या बनेगा? सी, बी, ए और डी। तो राइट आंसर इसका जो होगा दोस्तों वह दूसरा सही हो जाता है। यह जो है ELPS थ्योरी से पूछा गया क्वेश्चन। इसे एक्सपीरियंस मान रहा है। L फॉर लैंग्वेज का कहता है प्रयोग करने, P फॉर पिक्चर का कहता है। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं दोस्तों क्या होगा। कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया, जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायता होगा या सहायक होगा? पहला कहता अनुमान में, दूसरा कहता है मानस दर्शन एवं दृश्यीकरण में, सी कहता निरूपण यानी प्रदर्शन में, कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए कि कौन सा हमारा राइट आंसर इसका सही होगा।
क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 57। कितना है? क्वेश्चन नंबर है 57। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे। तो 57 का जो राइट आंसर होगा हमारा वह हो जाता है सी हो जाता है, यानी तीसरा। क्या हो जाएगा कि बी जो है मानस दर्शन दृश्य करने सही है, और सी है निरूपण यानी प्रदर्शन करना। ये पॉइंट भी पॉजिटिव है, लेकिन अनुमान लगाना निगेटिव होता है, इसीलिए यह पॉइंट क्या है, गलत है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन बनता है बी और सी बनता है वह 3 में है, इसलिए राइट आंसर तीसरा सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम 58 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए क्या कह रहा है, पढ़िए। एक व्यावकलन प्रश्न 83 - 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33। छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? बताएंगे कि 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। पहला कहता है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दे। दूसरा कहता है छात्रों को कहे कि वे समस्या को एक बार दोबारा दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। तीसरा कहता है उन्हें 1 अंक वाली संख्या का उदाहरण दे और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पढ़ने के लिए कहे। चौथा कहता है कि संख्याओं के पुनर्समूहन यानी रीग्रुपिंग की समझ बनाने की स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह चौथा सही होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को जो है स्थान में गलत है, स्थानीय मान में गलत है कि कहाँ हम रख कर के घटाए, स्थानीय मान में इसको दिक्कत है, इसलिए जो होगा 58 का राइट आंसर हमारा वो हो जाता है चौथा सही। 83 और 56 का जो घटाव किया वो बच्चा है गलत कर दिया है, उल्टा घटा दिया है, उसको स्थान का भी गलत समझ नहीं है, इसीलिए इसमें जो होगा स्थानीय मान की अवधारणा को पुनः समझ करके बनाना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर चौथा हो जाएगा। आगे चलेंगे हम 59 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते उसके बाद ऑप्शन देखेंगे हम। चलिए, क्वेश्चन कहता है कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा या से अत्यधिक उपयुक्त है? पहला कहता है अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। दूसरा कहता है अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। सी कहता है मानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। डी कहता है पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। तो बताइए दोस्तों 59 का जो होगा वह राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बताने का प्रयास करेंगे। 59 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन देखते हैं, वो हो जाता है डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी क्यों होगा बता देते हैं, चलिए छोटा कर लेते हैं। ए कहता है अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो, ये पॉइंट सही है। और डी में कहता है पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो, ये भी पॉइंट सही है। बी और सी यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ कहता है इकाइयों का प्रयोग करने के लिए, यहाँ भी इकाई अंक का ही सिर्फ तो प्रयोग नहीं कर सकते हम, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए ए और डी हमारा सही होता है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाता है चौथा, जो ए और डी सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे 60 पर चलेंगे हम। 60 नंबर का क्या कहता है देखिए, निम्न में से कौन से सही हैं? पहला कहता है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में
मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। बी कहता है केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है। सी कहता है मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार से बताइए, ए में कहता ए सी सही है, बी में कहता बी सी सही है, सी में कहता ए और बी सही है, डी में कहता केवल बी सही है। तो बताइए 60 का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो 60 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हमारा पहला हो जाता है, ए और सी हो जाता है। ए क्या है, सही है, और सी पॉइंट भी सही है, ठीक है। बी क्या है, बिल्कुल गलत है, जब केवल आ गया पॉइंट तो गलत है वो। इस प्रकार से ए और सी हमारा सही हो जाता है, और बी तो गलत है। केवल कहता ड्रिल अभ्यास से ही बच्चों को सिखाइए, ये पॉइंट नेगेटिव है, इसलिए बी गलत हुआ, और ए और सी जो है सही है, जो पहला नंबर पॉइंट में है, इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो पहला हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज 15 पेडागोजी किए हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं, सबसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज का जो सेशन है दोस्तों हमारा आज समाप्त होता है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।